हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो पार्ट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये पार्ट सेकंड लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके झारखंड जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों इसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब हैंडल पे करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा। उसमें साथियों हम रेंज एनालिसिस के बारे में बात किए हैं कि क्या होता है, पूरा का पूरे के पूरे ओवरव्यू के बारे में हमने बात किया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने एक डिटेल ओवरव्यू वहां पे रखने का काम किया है। तो साथियों आज ये मेरा पार्ट सेकंड है जो कि आपको बाइलिंगुअल में देखने के लिए मिलेगा। हम जो पीडीएफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। साथियों जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, तो इसके साथ साथ हमें एक प्रियम्बल भी देखने के लिए मिलता है। आप कहेंगे कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी प्रियम्बल दे रखा है, तो हम कहेंगे जी हाँ दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मींस के इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत भी आपके लिए एक प्रियम्बल दे रखा है। और ये प्रियम्बल बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में आपको प्रियम्बल यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट का देखने के लिए मिलता है। अगर आप कहेंगे कि हमें प्रियम्बल और कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो मैं कहूँगा आप सभी लोगों से कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हम लोगों ने कहीं ना कहीं एज अ प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट करने का काम किया है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी प्रियम्बल देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के पास आएंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट के भी अंतर्गत आपको प्रियम्बल देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रियम्बल हमको देखने के लिए मिलता है, वो प्रियम्बल हमसे क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है हमारे साक्ष्य विधि का समेकन करना, साक्ष्य विधि को परिभाषित करना और साक्ष्य विधि को संशोधित करना। इन्हीं तीन चीजों के बारे में हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो मेनली हमारा उद्देशिका है, जो इसका प्रियम्बल है, वही इन तीनों बातों को यहाँ पे बताने का काम करता है। कंसोलिडेट करना, डिफाइन करना और अमेंड करना, इन्हीं तीन चीजों के बारे में हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो हमारी उद्देशिका है बताने का काम करती हैं। और यहां से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपसे बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछने का काम किया है अगर हम इसके उद्देशिका की बात करते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे उद्देशिका भी आप लोगों के लिए दे रखा है। उद्देशिका में कह रहा है कि साक्ष्य विधि को समेकिन करना। यहाँ पर आप देखिए मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूं, और कलर चेंज करने का मतलब है कि ये चीज आपके दिमाग में एट दैट टाइम होना चाहिए। जब आपके एग्जामिनेशन में, जब आपके OMR सीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना ही चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तीन ही काम करता है, एक समेकन करता है, एक परिभाषित करता है और एक संशोधन करने का काम करता है। हमारा उद्देशिका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इन्हीं बातों को बताता है और किसी तीसरे बात को, चौथे बात को बताने का यहाँ पे काम नहीं करता है। तो ऑप्शंस को आप याद रखिएगा। एक समेकन करने के बारे में बताता है, दूसरा परिभाषित करने के बारे में बताता है, और जो तीसरी बात यहाँ पे कही जा रही है साथियों, वो कह रहा है संशोधन करने के बारे में। तो यही तीन यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं और इन्हीं तीनों कीवर्ड्स के साथ ही आपको इसके उद्देशिका को देखने की आवश्यकता होती है। जब हम आगे चलेंगे तो आगे हमें पार्ट्स देखने के लिए मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पढ़ेंगे, तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करेंगे। 1, 2 एंड 3 पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड करने का काम करेंगे। इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि जब हम चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं तो वो हमें पढ़ने में, वो हमें समझने में सहूलियत देता है। और हम तो ठहरे लॉ के स्टूडेंट, हमें जितनी सहूलियत हो सकती है उस सहूलियत के अकॉर्डिंग हम लॉ को अपने साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसी भाग की, इसी पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। भाग फर्स्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है
तथ्यों की सुसंगतति के बारे में कि तथ्य किस प्रकार से रेलिवेंट होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने के लिए मिलेगा और चैप्टर नंबर सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं साथियों तो इसमें हमको प्रिलिमिनरी देखने के लिए मिलता है। किसकी बात करते हैं? अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट फर्स्ट को देखेंगे तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें प्रिलिमिनरी देखने के लिए मिलेगा। और उस प्रिलिमिनरी, उस प्रारंभिक में हमें कौन से सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे? तो हमें 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन नंबर 1 देखने के लिए मिलेगा, 2 जो कि रिपील कर दिया गया है, उससे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। सेक्शन नंबर 3 देखने के लिए मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। साथ ही साथ हमको सेक्शन नंबर 4 यहां पर देखने के लिए मिलता है। और इतना ही में हमारा एक अध्याय, हमारा एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आइए इसकी भी शुरुआत यहां पे हम करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि तथ्यों की सुसंगतति के बारे में बात कर रहा है, मींस की रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है। किसकी रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है? फैक्ट्स के रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं और भाग फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जिसको कि हम प्रारंभिक, जिसको कि हम प्रारंभिक के नाम से यहां पे जानते हैं, प्रिलिमिनरी के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करेंगे साथियों तो सबसे पहले हमारे पास आता है, क्या आता है? हमारे पास सेक्शन नंबर 1 आता है। अब आप कहेंगे कि हर एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी अगर एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन नंबर 1 तो दिया ही होता है। अगर हम आईपीसी पढ़ते हैं, अगर हम सीपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो हर एक्ट में सेक्शन नंबर 1 होता ही होता है। ये तो कॉमन सी बात है। और हर सेक्शन का सेक्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों से क्या कहना चाहता है? हर सेक्शन का सेक्शन नंबर, हर कोड का सेक्शन नंबर फर्स्ट जो होता है वो बताना चाहता है कि मेरा नाम क्या है। सबसे तो पहले मैं कहीं जाऊंगा तो सबसे पहले तो अपना नाम बताऊंगा ना, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मैं किस किस जगह अप्लाई होता हूं, मैं कहां कहां से आया हूं। तो यही काम आपका सेक्शन नंबर फर्स्ट यहां पे कर रहा है। सेक्शन नंबर फर्स्ट की जब हम बात करते हैं साथियों, खास करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम या किसी भी अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर फर्स्ट यहां पे कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है साथियों? तो सेक्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। कहना चाहता है, आप लोगों से बताना चाहता है कि भाई मेरा नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। क्या है? मेरा जो नाम है, मेरा नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। मुझे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मैं संपूर्ण भारत पर लागू होता हूं। अब आप कहेंगे कि संपूर्ण भारत पर लागू होता हूं, तो सही बात कह रहा है साथियों। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत पर अप्लाई होता था, लेकिन केंद्र सरकार एक मजबूत सरकार थी और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। और उस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने के बाद जो हमारा सेंट्रल लेवल का कानून था वो अब कहां पे लागू होने लगा है? वो अब जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होने लगा है। उसी की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। देखिए अध्याय फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। अध्याय फर्स्ट में हम क्या बात कर रहे हैं? अध्याय फर्स्ट में हम प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, मीन्स की प्रिलिमिनरी की बात कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी में आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है इसका संक्षिप्त नाम बता रहा है, विस्तार बता रहा है और साथ ही साथ इसके प्रारंभ के बारे में बता रहा है। और ये बात कह कौन रहा है? तो ये बात कह रहा है आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 1 ये बात कह रहा है। साथ ही साथ धारा यह कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मुझे कहा जाता है। मेरा नाम है भाई, कहीं जाएंगे तो हम किससे जाने जाएंगे? अपने नाम से जाने, किसी दूसरे के नाम से मुझे नहीं जाना जाएगा। वही कह रहा है कि मेरा जो नाम है साथियों, मेरा जो नाम यहां पे रखा गया है वो मेरा नाम रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मेरा नाम रखा गया है। साथ ही साथ कह रहा है कि इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे कि संपूर्ण भारत पर तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमारे पास पुराने बेयर एक्ट हैं और हमारे पुराने बेयर एक्ट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। वो भी बात बिल्कुल सही लिखा है और वो लिखा ही जाता है इसीलिए, लेकिन अब वो नहीं लिखा जाएगा, अब वो था में हो गया, मीन्स कि अब वो पास्ट हो गया। जब से हमारे पास J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब से हमारा क्या हो गया? कब से? 31 अक्टूबर, ये डेट भी आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से
31 अक्टूबर 2019 से हमारा जो भी सेंट्रल लेवल का कानून था वो अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लगा। ये बात आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो अब ये मामला यहां से क्या हो गया, अब ये मामला यहां से कैंसिल हो गया। अब जो भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा या कोई भी सेंट्रल लेवल का कानून होगा वो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। साथ ही साथ यह कह रहा है और यह किसी न्यायालय में या के समक्ष के जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, साथियों आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं ये आर्मी एक्ट पे कभी नहीं लागू होता है। जो नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट हमारा होता है ये उस पे भी बिल्कुल नहीं लागू होता है। इंडियन नेवी एक्ट जो होता है उस पे भी नहीं लागू होता है। जो हमारा एयरफोर्स एक्ट होता है उस पे भी नहीं लागू होता है। मीन्स की सेना के किसी भी विंग पे ये लागू नहीं होता है। क्या नहीं लागू होता है, तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम वहां पे लागू नहीं होता है। एक मोटा मोटा टेंटेटिव आइडिया आप यहां पे रख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है जिनके अंतर्गत आर्मी एक्ट पे ये लागू नहीं होता है, नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट या इंडियन नेवी एक्ट 1934 या एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं तथा यह समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है। यहां पे क्या कर रहा है, ये जो भी हमारे जुडिशियल प्रोसेस है, जो भी हमारे न्यायिक कानून है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर लागू है। साथ ही साथ कर रहा है किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू है। अब देखिए अब ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि किसी भी शपथ पत्र पे ये लागू नहीं होते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी मध्यस्थता करा रहे हैं, अगर हम एडीआर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो हमारा 1996 का एक्ट है, अगर हम उस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं और वहां पर इस प्रकार के हम एविडेंसेस दे रहे हैं तो वहां पे ये कतई लागू नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है और नहीं होने वाला है। यहां पर देखिए कर रहा है किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू है और यह सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। आप लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि मीडिएशन के कार्यवाही पे यह लागू नहीं होता है। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट की बात यहीं पे कर रहा है। सेक्शन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको रिपील्ड कर दिया गया है और जो चीजों को हटा दिया गया है, जिस चीजों को रिपील कर दिया गया है, हमें उसे देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस हमें इसके निरसन का अधिनियम जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इसका जो रिपील किया गया था, रिपील का एक्ट हमसे पूछ लिया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 1938 में क्या कर दिया गया था, धारा 2 को हटा दिया गया था। लेकिन इसके साथ और भी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोई भी आप लॉ पढ़ते हैं, कोई भी मेजर एक्ट की अगर हम बात करते हैं जिसमें आपका सीआरपीसी आ गया, सीपीसी आ गया, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, ये तो माइनर लॉ आपका हो गया, कोई भी लॉ अगर पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 2 में आपको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहां पे जस्ट उल्टा है। आप कहेंगे कि क्या उल्टा है, सेक्शन नंबर 2 को ही यहां से हटा दिया गया। भैया तुम जाओ, तुम ठंडे बस्ते में रहो। यहां पे जो रोल प्ले कर रहा है सेक्शन 2 के जगह पे सेक्शन नंबर 3 यहां पे रोल प्ले कर रहा है। और सेक्शन नंबर 3 में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 3 में हमको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। कभी भी भूल करके ना कहिएगा कि सेक्शन नंबर 3 में हमें डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। नहीं दोस्तों, हमें यहां पे निर्वचन खंड मींस की इंटरप्रिटेशन देखने के लिए मिलता है और 10 चीजों का इंटरप्रिटेशन हमको सेक्शन नंबर 3 के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या वो इंटरप्रिटेशन क्लासेस हमको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हमारा जब हम आएंगे सेक्शन नंबर 3 के पास, तो सेक्शन नंबर 3 में जो हमारे 10 में से पहला निर्वचन खंड है वो न्यायालय का निर्वचन किया गया है। न्यायालय के बारे में बताया गया है कि किसको हम न्यायालय कहेंगे, क्या होता है न्यायालय। क्या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी रहती हैं, क्या हम उसको न्यायालय कहेंगे कि किसको हम न्यायालय कहेंगे। न्यायालय के श्रेणी के अंतर्गत क्या मध्यस्थता को भी शामिल किया जाता है, जो हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवाते हैं, एडीआर मैकेनिज्म फॉलो करवाते हैं, जो हमारे पास 1996 का एक्ट बना करके रखा गया है, क्या वो भी हमारे न्यायालय के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। आइए इन्हीं सभी चीजों का यहां पे पता लगाते हैं। कह रहा है सबसे तो पहले न्यायालय।
न्यायालय को देखिए, मीन्स की कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहा है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। मध्यस्थों के सिवाय, यहां पे लैंग्वेज को आप पढ़िए, कह रहा है कि मध्यस्थ के सिवाय जो भी क्या कर सकता है, जो भी साक्ष्य ले सकता है, वो कहां पे आता है, वो हमारे न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत सिवाय कर रहा है, किसके सिवाय, मध्यस्थ के सिवाय, मध्यस्थों के सिवाय की बात कर रहा है। और जब जब मध्यस्थों के सिवाय की बात कर रहा है तो मध्यस्थ कोर्ट के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अगर हम मीडिएशन की बात करते हैं, मध्यस्थता की बात करते हैं, सुलह समझौता की बात करते हैं, तो साथियों ये जो प्रोसीडिंग होता है, जो यहाँ पे बैठ करके सुलह समझौता कराने का काम करता है, वो एक एडवोकेट होता है या फिर पैनल का, कोई भी पैनल का एडवोकेट हो सकता है। और जो पर्सन यहाँ पे होता है वो ना न्यायाधीश होता है, ना किसी भी प्रकार का कोई भी मजिस्ट्रेट होता है, वो एडवोकेट होता है और एडवोकेट के पैनल का होता है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि वो एडवोकेट का नेचर क्या होता है, तो साथियों वो एज अ न्यूट्रल यहाँ पे वर्क करता है जब हम मध्यस्थों की बात करते हैं। तो कह रहा है उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए बात को बताया है, लेकिन यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि मध्यस्थ जो होते हैं वो न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। मध्यस्थ को हम क्या करते हैं, जो हमारा मीडिएशन सेंटर होता है, जो मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन कराया जाता है, जितने भी आप फैमिली मैटर्स साथियों देखते होंगे, उन सभी के सभी फैमिली मैटर्स में क्या कराया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मीडिएशन ही कराया जाता है। लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई मामले होते हैं तो उनका कोशिश किया जाता है कि आपसी सुलह समझौते के माध्यम से चीजों को समाप्त करने की कोशिश की जाए। उसके लिए क्या की जाती है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, जब जब आप न्यायालय में जाएंगे, जब आप कोर्ट्स को विजिट करेंगे, तो आपको वहां पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ साथियों, हम सही बता रहे हैं आप लोगों को। आप कभी कोर्ट में जाइएगा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच करिएगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जाएंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत एक टीम वर्क करती है, जिसके सचिव बनाए जाते हैं, जो कि एडीजे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो एडीजे रैंक के, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जो जजेस होते हैं, उनको उसका सचिव बनाया जाता है। आप बात को समझिए, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो अध्यक्ष होते हैं, इनको अध्यक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो उसका मेंबर बनाया जाता है वो एक सचिव, उनको सचिव कहा जाता है, जो कि एडीजे रैंक के अमूमन आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी अध्यक्षता में क्या कराई जाती है साथियों, उन्हीं की अध्यक्षता में मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को कराई जाती है। तो यहाँ पे मध्यस्थ वर्ड आ गया था, इसलिए मुझे मध्यस्थ समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप मीडिएशन को जानेंगे, इसके प्रोसीडिंग्स को जानेंगे, ये एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रोसेस भी निकाला गया है कि जो हमारे कोर्ट्स में इतने बर्डन होते हैं, इन सभी बर्डन्स को समाप्त करने के लिए ही ये चीजों को निकाला गया है, इनका इजाद किया गया है। इनके लिए एक 1996 का एक एक्ट बनाया गया है। जब जब साथियों हम सीपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी का सेक्शन नंबर 89 को हम पढ़ेंगे, यहां पे आप इसको रीड विथ करना आपको पड़ेगा। सेक्शन नंबर 89 को आप पढ़ेंगे, ऑर्डर 10 को पढ़ेंगे, रूल नंबर 1 को पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको एडीआर मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है किंतु निम्नलिखित न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो कह रहा है सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जिनके पास अथॉरिटी है क्या लेने के लिए, एविडेंस ग्रांट करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, वो आते हैं। यहां पे साफ साफ कह रहा है कि ये मध्यस्थ जो हैं ये न्यायालय के अंतर्गत भाई साहब नहीं आते हैं। और इसी का खेला है, यही आपके परीक्षा में बार बार आपसे पूछेगा। जब जब रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा या किसी भी तरह से निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछेगा, तो यही मध्यस्थता के बारे में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। कह रहे साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति यहां पे शामिल किए जा सकते हैं, सभी व्यक्ति एज ए न्यायालय के तौर अंतर्गत आ सकते हैं। जो हमारा सेकंड नंबर का जो इंटरप्रिटेशन है साथियों, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि सेक्शन नंबर जब हम 3 को पढ़ेंगे तो वहां पे हमें इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलेंगे। और जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं सेक्शन नंबर 3 में, दूसरा इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस है हमारा साथियों तथ्य। हम तथ्य कहां पर देंगे,
तथ्य न्यायालय के अंतर्गत देंगे। किस में जाकर के हम तथ्य देने का काम करेंगे? तो जो भी हम तथ्य देंगे, जो भी हम फैक्ट देंगे, कहां पर देंगे? किसी अंकल को ले जाकर के फैक्ट देंगे? बिल्कुल नहीं। हम फैक्ट देने का काम किसको करेंगे? तो हम फैक्ट देने का काम कोर्ट को करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया था हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास कोर्ट आ गया था। अब कोर्ट में हम क्या पेश करने जा रहे हैं? तो कोर्ट में हम फैक्ट, तथ्य पेश करने के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि तथ्य होता क्या है, तथ्य का मतलब क्या होता है, किस किस को हम तथ्य के रूप के अंतर्गत कंसीडर करने का काम करते हैं। तो पहला देखिए यहां पे कह रहा है तथ्य। अब आपको समझना होगा कि ये तथ्य होता क्या है, किसको हम लोग तथ्य के रूप में जानते हैं। तो तथ्य की बात देखिए, कह रहा है तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजों को शामिल करने का कोशिश किया गया है। अगर हम तथ्य की बात करते हैं, कह रहा है कि ऐसी कोई वस्तु, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई भी वस्तु, एक वस्तु की बात नहीं कर रहा है, किसी भी वस्तु की बात कर रहा है। कह रहा है वस्तुओं की अवस्था, कोई मैटर की बात कर रहा है, कोई मैटर हो सकता है, या वस्तुओं की अवस्था, या स्टेट ऑफ मैटर्स की बात कर रहा है, या वस्तुओं का संबंध, या रिलेशन की बात कर रहा है, किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेशन की बात कर रहा है, जो इंद्रियों द्वारा, अब इंद्रियों की बात करें तो हमारे पास 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स की बात यहां पे की जा रही है। कह रहा है इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, ये क्या माने जाएंगे? ये साथियों तथ्य के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ कह रहा है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? इसको भी एज अ फैक्ट के ही अंतर्गत कंसीडर करने का काम करेंगे। अब चीजों को यहां पे एनालिसिस करिए और गंभीरता से एनालिसिस करने का काम करिए। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, जो आप लोगों ने फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज यहां पर देखने का काम किया है, जिसमें हम न्यायालय की बात करते हैं, तो साथियों अगर हम न्यायालय की बात करते हैं और न्यायालय में कोई ऐसी चीज पेश करना हो, वो हम कैसी चीजों को पेश करेंगे? हम फैक्ट को पेश करेंगे। और वो फैक्ट कैसा होना चाहिए? तो वो रेलिवेंट फैक्ट होना ही चाहिए। और रेलिवेंसी के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? तो इसी फैक्ट के अंतर्गत जाना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये जो हम फैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में दे रहे हैं, ये फैक्ट कैसा है? ये फैक्ट कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। और ये जो फैक्ट रेलिवेंट होगा, किन किन चीजों से होकर के गुजरेगा? तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई भी मैटर हो सकता है, वस्तुओं की अवस्था, हम उसके स्टेट ऑफ मैटर को देखने के काम करेंगे कि किस अवस्था में वो मैटर था, या देखेंगे कि आदमी क्या कर रहा था। हम सबूत क्या देंगे कि चोर आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे जिसका चोरी हुआ है वो भाग रहा है, तो दोनों के स्टेट ऑफ मैटर को देखेंगे ना। अच्छा, वो उसका वस्तु चुरा करके लेके भाग रहा है, तो इसकी अवस्था देखेंगे। अच्छा, ये भी दौड़ा रहा है, मीन्स कि ये कहीं ना कहीं इसके भी शरीर पे गर्मी हुआ है, कहीं ना कहीं उसके भी शरीर पे पसीना आ रहा है। तो इससे हमें चीजों को क्या किया जा सकता है? हम एक दूसरे की चीजों को रिलेट करने का काम करेंगे। फिर देखेंगे कि वस्तुओं का संबंध, क्या उससे उस वस्तु का संबंध है, ये भी हम यहां पे देखने का काम करेंगे, जो कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा, जो हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं, इन सभी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स को भी हम देखेंगे कि हमारे जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, जैसे आंख है, नाक है, कान है, हमारे स्किन है, हम जो बोल रहे हैं, तो इन सभी चीजों को हम वहां पर देखने का काम करेंगे। ये क्या करेगा? ये हमें तथ्य के तौर पे वर्क करता है। साथ ही साथ कह रहा है कोई मानसिक दशा की अगर हम बात करते हैं, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा मेंटल कंडीशन, एट दैट टाइम हम मेंटल कंडीशंस को भी देखने का काम करेंगे, जो कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा। तो तथ्य के अंतर्गत इन सभी चीजों को शामिल करने का कोशिश किया जाता है और इन सभी बातों को आपको जानने की आवश्यकता होती है। आपसे कीवर्ड के तौर पे आपसे यही पूछने का काम करेगा कि ऐसी कोई वस्तु की बात करेगा। यहां पे मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। कर रहा है ऐसी कोई वस्तु की बात कर रहा है, वस्तुओं की अवस्था की बात कर रहा है, साथ ही साथ वस्तुओं के संबंध के बारे में बात कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो भी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑफ ऑर्गन्स की बात कर रहा है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं बोधगम्य होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मानसिक दशा की भी बात कर रहा है, जो हमारी मानसिक दशा होनी चाहिए, जो हमारी मानसिक दशा है, जो स्टेट ऑफ हमारा माइंड होना चाहिए, उसका भी भान किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ पे होना ही चाहिए। ये सभी के सभी चीज क्या होते हैं? ये सभी हमारे फैक्ट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। यहां पे आपके सामने एक इलस्ट्रेशंस भी दिया है और इस इलस्ट्रेशन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमारे
दिमाग की ओर खुल जाएंगी। कह रहा है क वाले, अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं तो क वाला यहाँ का इलस्ट्रेशन आपके सामने कर रहा है, जो दृष्टांत है आपसे क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि यह अमुक स्थान से, अमुक क्रम से, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। यह एक तथ्य है, जाहिर सी बात है, यह एक फैक्ट है साथियों। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे में यहां पे शेयर करने का काम कर रहा हूं, उसी चीज की यहां पे बात की जा रही है। कह रहा है यह कि अमुक स्थान पे, मीन्स कि किसी जगह पे, सबसे तो पहले स्थान की बात कर दिया, साथ ही साथ कह दिया अमुक क्रम में, एक यहां पे जगह है। इसी मान लीजिए जो मेरा स्पेस है पढ़ाने का, जो हमारे बोर्ड का स्पेस है, हम इसी स्पेस में तो जाएंगे। अगर हम इधर चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, अगर इधर भी चले जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देंगे। यही कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई अमुक स्थान हमको दे दिया गया है, कोई एक हमको सेपरेट जगह दे दिया गया है, तो उसी की बात कर रहा है, एक अमुक स्थान पर और एक अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। यह एक तथ्य है, इसको हम क्या मानेंगे, ये एक फैक्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। ये यहाँ पे पूरे के पूरे दृष्टांत के अंतर्गत, इलस्ट्रेशंस के अंतर्गत कंडीशन बता रखे हैं, और इन्हीं सभी कंडीशंस से एज अ ऑप्शन आपको क्रिएट करके देने का काम किया जाता है जब आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। या तो रीजन एंड असर्शन में देगा, या फिर जो भी आपको ऑप्शंस वहां पे प्रोवाइड करेगा वो निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैं एक एक करके आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं, जो कि फैक्ट से रिलेटेड है। ख वाले की बात करते हैं। ख वाले में क्या कह रहा है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। आप पीपीटी को हमारे देख रहे हैं, साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूं ये चीजें आप सुन रहे हैं। ये किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा दोस्तों, तो एज अ फैक्ट के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करने का काम किया जाएगा। और ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए एज अ ऑप्शन के रूप में इसका इस्तेमाल धूमधाम से किया जा सकता है। गौ वाले को देखिए, कह रहा है यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। मान लीजिए कि मैंने कुछ कहा, तुम चोर हो, मैंने एक शब्द कह दिया, तो ये क्या हो सकता है, उसकी मानहानि हो सकती है। एज अ फैक्ट के तौर पे वो क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है कि भाई साहब आपने हमें चोर कहा, मैं आपके ऊपर एज अ डेफेमेशन का केस यहाँ पे लगा सकता हूं, इसके लिए मैं सूट फाइल करूंगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एक एज अ फैक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। घ वाले की अगर हम बात करते हैं तो घ वाले में क्या कहा जा रहा है, घ वाले की हम बात को देखते हैं। घ वाला कह रहा है यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है। आप किसी भी प्रकार का हमारे विषय में आप राय रख सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आप हमको बताएंगे कि भाई साहब मैं आपके बारे में बहुत बेहतर सोचता हूं, कोई मेरे बारे में मुझे गाली भी देता होगा, इस प्रकार की कोई ना कोई भी राय जरूर रखता होगा। तो यही कहा जा रहा है या कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, राय भी रखता है और कोई ना कोई इंटेंशन भी रखता है। कोई ऐसा होगा जो मेरी क्लासेस यहाँ पे देख रहा है और देखने के बाद क्या कर देगा, तुरंत लाइक कर देगा, तुरंत शेयर कर देगा। कोई ऐसा होगा देख करके भी 4 बार देखेगा, 5 बार देखेगा, उसको अच्छा लगेगा देख करके, लेकिन वो ना लाइक करेगा ना शेयर करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंटेंशन तो रख रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ पे अमुक आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्दों को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था। यह एक तथ्य है। जितनी भी बातें यहाँ पे एक एक करके आपके सामने रखी गई है, ये सभी के सभी एज अ फैक्ट के रूप में यहाँ पे वर्क करने का काम करती हैं, और इन्हीं सभी चीजों को यहाँ पे फैक्ट के अंतर्गत डिफाइन करने का काम किया गया है। तो अभी तक साथियों आप लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को पढ़ रहे हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे न्यायालय को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यायालय के अंतर्गत मीडिएशन को, मध्यस्थता को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपने दूसरा पढ़ा था इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, जिसमें हम फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और फैक्ट से रिलेटेड ये पूरे के पूरे कंडीशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस किस को हम एज अ फैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इन सभी चीजों को देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आता है साथियों, वो आता है साक्ष्य। किसकी बात करते हैं, साक्ष्य। साक्ष्य हम कहां पेश करेंगे, तो साक्ष्य
हम न्यायालय के अंतर्गत ले जाकर के पेश करते हैं। और उसी एविडेंसेस की बात कर रहा है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य शब्द के अंतर्गत किन किन को शामिल करने का काम किया गया है। देखिए, अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, तो एविडेंस क्या होता है, किसको हम एविडेंस के अंतर्गत कंसीडर करने का काम करते हैं। यहां पर देखिए साथियों, यहां पे जो स्टार बनाया है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है साक्ष्य, साक्ष्य शब्द से अभिप्राय है और इसके अंतर्गत आते हैं। अब साक्ष्य से क्या अभिप्राय है और साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, अब आइए ये जानते हैं। और ये सभी बातें आपके पूरे के पूरे जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे तो इन सभी की सभी बातों को आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बार बार आपसे पूछेगा कि यहां पे फैक्ट दिया जा रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फैक्ट किस प्रकार का है, ये रेलेवेंट फैक्ट है या ये इररेलेवेंट फैक्ट है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है। आपको पता होना चाहिए एक एक चीजें, इसीलिए इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दे रखा है। और ये इन्हीं इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की आवश्यकता एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आपको लगनी है पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। जब जब आप पढ़ेंगे तब तब यहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा है पहले में, वे सभी कथन, कथन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक वर्ड्स को, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये एज अ साक्ष्य के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसमें दूसरे की बात कर रहा है, दूसरे में आपसे क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल किया गया है। आप कहेंगे कि क्या हमने फोन से रिकॉर्डिंग किया है, क्या ये भी एज अ एविडेंस के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ साथियों, आप धूमधाम से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया था और उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के आने के बाद हम क्या करते हैं, एज अ एविडेंस ट्रीट करते हैं। किसको भी ट्रीट करते हैं, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे एज अ एविडेंस के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। यहां पे साथ ही साथ कह रहा है कि ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। ये जितने भी दस्तावेज आपके बारे में यहां पे बता रहे हैं, इन सभी चीजों को आपने देखा है, ये सभी के सभी क्या कहला रहे हैं, ये सभी के सभी यहां पे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में देखे जा रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो साथियों, अभी तक आप सभी लोगों ने देख लिया कि आप सेक्शन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज आप पढ़ रहे हैं, और इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में सबसे पहले आपने न्यायालय को पढ़ने का काम किया, फिर फैक्ट को आपने पढ़ने का काम किया, और साथ ही साथ यहाँ पे एविडेंस भी आपने पढ़ने का काम किया। अब आगे चलते हैं और आगे की कहानी में देखते हैं कि अब आपको क्या यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दस्तावेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या चीजें यहां पे शामिल होती हैं, अब इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले चीज हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्या एक दूध वाला है, वो डेली आता है हमारे घर दूध देता है और दीवार पर ऐसे ऐसे खींच करके, एक एक डंडी खींच करके, मीन्स कि 5 दिन दूध दिया, 5 दिन 1 2 3 4 5, उसको लिखना नहीं आता है, खींचना आता है, दीवार पे उसने खींच दिया, क्या इसको भी एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे हम ट्रीट करेंगे? आइए यहां पे जानते हैं। कह रहा है दस्तावेज, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर, कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है, जमीन पे वो डेली लाइन खींच करके जा रहा है, दीवार पे किसी भी प्रकार का कोई भी लाइन खींच करके जा रहा है, किसी पदार्थ की बात कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास पूरा का पूरा जगह हो गया, हमारे पास बहुत जगह हो गया कि किसी भी पदार्थ पर, कैसे किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या तो अंक लिख सकता है किसी भी प्रकार का, या तो कोई चिन्ह बना सकता है। जैसे कि आपको अगर लेफ्ट मुड़ना होता है तो ऐसे करके ऐसे कर देता है, ऐसे आपको कर देता है, अगर आपको फिर इधर मुड़ना है तो ऐसे करके ऐसे कर देता है। तो ये क्या कर दिया है, ये किन्हीं न किसी चिन्हों का यहां पे इस्तेमाल किया है। अगर अंकों की बात करते हैं तो लिख देता है 1 2 3 4 5, जो भी होता है यहां पे अंक लिख देता है, अंक लिख दिया। अक्षर, जैसे ये सभी के सभी चीजें आपको क्या दिख रही हैं, एक अक्षर के फॉर्मेट में यहां पर दिख रही हैं। तो इन सभी चीजों को क्या कंसीडर किया गया है, एज अ दस्तावेज के रूप में कंसीडर करने का काम यहां पे
किया गया है। आइए अभी इसको भी हम यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे, लेकिन इसके आगे के पार्ट्स को हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेख के प्रयोजन में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किए जा सकते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या मानेंगे साथियों? इन सभी चीजों को हम एज अ दस्तावेज के रूप में ट्रीट करने का काम करेंगे, एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट करने का काम यहाँ पे करेंगे। आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी दीवार पे अगर वो एक लाइन खींचता हुआ डेली जा रहा है तो उस दीवार को हम उखाड़ करके तो लेके आएंगे नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ में। हम क्या करेंगे? हम फोटोग्राफी कर लेंगे, हम मोबाइल में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम फोटो खींच करके और कोर्ट ऑफ लॉ में उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे लिखना नहीं आता है, मैं एक एक लाइन खींचता रहता हूं और इस एक एक लाइन से मैं यहां पे प्रूफ कर दूंगा कि मैं साहब के घर डेली दूध लेकर के आता हूं। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 3 के जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को पढ़ेंगे तो उस इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है कि किसी अक्षर के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा या किसी अंक के द्वारा अगर कोई चीज लिखा है तो उसको हम क्या मानेंगे? एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ दस्तावेज के रूप में हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे और वो यहाँ पे ला करके क्या कर सकता है? धूमधाम से इसको प्रूव कर सकता है। यहाँ पे पहले हम इसके दृष्टांत को देख लेते हैं कि इनका दृष्टांत क्या कहना चाहता है आपसे, किस लेवल की बात आपसे यहाँ पे इनका इलुस्ट्रेशन आपसे कहना चाहता है। अगर हम दृष्टांत की बात करते हैं तो दृष्टांत यहाँ पे इनका साथियों कह रहा है, ये कहना चाहता है कि लेख दस्तावेज है। कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं तो ये लेख क्या होता है? ये जो हमारा लेख होता है साथियों, ये हमारा लेख एज अ दस्तावेज, एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। मुद्रित, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी हम क्या कर सकते हैं? कोई भी सील लगा देते हैं, कोई भी मुद्रित कर देते हैं, इसको एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। ऐसा थोड़े नहीं है कि फर्जी हम डॉक्यूमेंट वहां पे मुद्रित लगा देते हैं। किसी की दुकान अगर सील होती है तो वहां पे मोहर लगा दिया जाता है ताला पे, इससे ये सर्टिफाइड हो जाता है कि सरकार के द्वारा उसकी दुकान को क्या कर दिया गया है, उसके मकान को, उसके दुकान को, उसके घर को सील करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ से अगर आप ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी निकालते हैं तो वहां पे भी हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हो, वहां पे क्या लगता है? वहां पे सील और मुहर लगता है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये वेरीफाइड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ कह रहा है शिला मुद्रित, अगर किसी भी प्रकार का किसी भी पत्थर पे कोई भी आर्किटेक्चर बना दिया गया है, कोई भी बातें लिख दी गई हैं, ये भी एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। या फोटो, चित्र, शब्द दस्तावेज है, ये सभी के सभी दस्तावेज के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अब हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो फोटो, चित्र हैं, इन सभी को भी क्या किया जाता है? एज एविडेंस ट्रीट करने का काम किया जाता है। कह रहा है मानचित्र या रेखा दस्तावेज है, धातु पट्ट या शिलापट्ट पर उसका उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है और उपसंघांकन दस्तावेज है। ये सभी के सभी चीज क्या होते हैं साथियों? ये सभी के सभी एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे हम यहाँ पे इनको ट्रीट करने का काम करते हैं। अब आइए हम 3 चीजों को देखते हैं, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में चीजें प्रूफ होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे अब साबित करने वाले हैं। क्या चीज यहाँ पर दिया है, किस चीज को हम यहाँ पे साबित करेंगे? तो सबसे पहले हम कोई भी चीज ले लेंगे और उस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करने का काम करेंगे। हमारे वकील साहब, हमारे जो प्रिय अधिवक्ता भाई होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं सबूत लाइए। अगर मैं सबूत को साबित कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में, आप 100% केस को क्या कर लेंगे? आप 100% इस केस को जीत लेंगे। वही चीज आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, अभी साबित करते हैं और अभी इस केस को जीतने का काम करते हैं। और हम लोग अगर इस केस को जीत लेते हैं तो हमारा झारखंड जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक यहाँ से हो सकता है। अभी आप लोगों के पास एप्रोप्रिएट टाइम है। झारखंड जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे आप फोकस बना करके रखिए। आपका फोकस रहेगा तो प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। कह रहा है कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है। कब हम कह सकते हैं कि कोई भी जो हमारा तथ्य होता है, कोई भी हमारा फैक्ट हुआ है, ये साबित हुआ है कि नहीं साबित हुआ है? कब इस बात को कह सकते हैं? तब कह सकते हैं जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात
जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट, अभी हमने डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, डॉक्यूमेंट में हम 3 कैटेगरीज को भी देखने का काम किया, कोई भी शब्दों के द्वारा, कोई भी अक्षर के द्वारा, या कोई भी शब्द हो गया, अक्षर हो गया और साइन हो गया। इन तीनों के माध्यम से अगर किसी भी चीज को हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत पेश करते हैं और उन विषयों पर क्या करता है, कोर्ट अपना विचार करता है। कोर्ट के पास भी जाएगा तो कोर्ट ऐसा थोड़े नहीं है कि तुरंत देखा तुरंत बता दिया, नहीं। जब कोई भी चीज जाता है कोर्ट में तो जो जजेस वहां पे बैठते होते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड जजेस, वो क्या करते हैं, उस पर अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करते हैं। अपना जुडिशियल माइंड जो होता है वहां पे एज अ जज, वो अपने जुडिशियल माइंड को इस्तेमाल करने का वहां पे काम करते हैं, कर रहे विचार करते हैं के पश्चात या तो यह विश्वास करें कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या तो जज साहब वहां पे, अब जज साहब के डिस्क्रिशन की बात आ जाती है कि जज साहब क्या करें, विश्वास करें कि उस तथ्य का अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। जो एक प्रूडेंट मैनर में एक प्रूडेंशियल व्यक्ति है, अगर उसको भी लगता है, एक प्रज्ञावान व्यक्ति को भी, जैसे कि मान लीजिए कि मैं प्रज्ञावान व्यक्ति हूं, मुझे भी, अगर जज साहब को भी ये बातें लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि नहीं, ये जो बात कहा जा रहा है ये बात सही कहा जा रहा है, जो एक इंटेलेक्चुअल पीपुल्स को लगता है, प्रज्ञावान का मतलब ये होता है कि जो मेरे ही जैसे बैठ करके अगर कोई दिमाग लगा करके ये चीजें सोचे कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं ये भी सोच रहा है, तो उस बात को क्या किया जाता है, कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। और जितना बेहतर तरीके से कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करता है, जितना बेहतर तरीके से हमारे एडवोकेट भाई साहब लोग वहां पे चीजों को प्रोनाउंस करने का काम करते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से चीजें हमारे सामने आती हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम चीजों को प्रूफ करने का काम करते हैं। तो वही चीजें यहां पे की जा रही है। अगर इन सभी चीजों को देखते हैं और जज साहब को लगता है कि नहीं, ये अधिसंभाव्य है और इस पे विचार हमको करने की आवश्यकता है, या फिर ये चीजें अस्तित्व में हैं, तो हम इसको प्रूफ के अंतर्गत मानेंगे। अब नॉट साबित को देखेंगे। अभी आप लोगों ने प्रूफ को देख लिया, अब नॉट प्रूफ को देखिए। नॉट प्रूफ का मतलब होता है नॉट साबित यहां पे करना। अब देखिए क्या कर रहा है, कोई तथ्य न साबित हुआ कहा जाता है। अब कब कोई भी फैक्ट को हम कहेंगे कि यह साबित नहीं हुआ है, यह न साबित कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। कोर्ट को पता हो गया, जैसे ही अपना जुडिशियल माइंड हमारे जस्टिस लगाए हैं, जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने लगाया है, अब उनको लग गया कि यार ये उलूल जुलूल की बातें कर रहा है, फर्जी बातें कर रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर उनको विश्वास हो जाता है तो उसको वो क्या कर सकता है, पता चल जाता है कि अस्तित्व में नहीं है, तो वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको न साबित भी कर सकता है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझने की उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको न साबित कर ही तो सकते हैं। तो आपने प्रूफ को देखा कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, चीजों को आप प्रूफ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। यहां पे न साबित को लिखा है, डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। और साबित नहीं हुआ इसकी भी बात को आप देख लीजिए कि अगर कोई फैक्ट अगर हम लेकर के आ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लेकर के आ रहे हैं, कोई ऐसा एविडेंस हम लेकर के आ रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के साथ, कोर्ट ऑफ लॉ के पास, और वो कोर्ट ऑफ लॉ में साबित ही नहीं हुआ, कोई ऐसा इररिलेवेंट मटेरियल हम उठा करके लेकर के चले आए हैं, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न ही न साबित किया गया। न साबित किया जा सकता है, न साबित किया गया है, तो ये क्या हुआ, ये साबित नहीं किया हुआ इसको कहा जाता है यहां पे। और ये सारा काम कहां पे हो रहा है साथियों, तो ये सारा का सारा काम हमारे भारत के ही अंतर्गत हो रहा है, विदेश में जाकर के नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे काम कहां हो रहे हैं, ये सारे के सारे काम भारत के ही अंतर्गत हो रहे हैं। कर रहा है भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। यह बात अब बिल्कुल भी गलत हो गई है, इसीलिए हम इसको यहां पे काट देते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर 2019 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और उस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद से जो भी हमारे सेंट्रल लेवल के कानून है वो अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी धूमधाम से अप्लाई
होने लगे हैं। तो ये बात यहाँ पे इर्रेलेवेंट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है, पहला जो आपके सामने स्टार बना है, ये पहला स्टार आप लोगों से कह रहा है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सूचना सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में क्रमशः समानुदेशित किया गया होगा। इन सभी चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं और ये सारी बातें किसके लिए बताई जा रही हैं? ये सभी की सभी बातें आपके इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में बताने का काम यहां पे किया जा रहा है। साथ ही साथ अब यहां पे आपके सामने आ रहा है विवादक तथ्य की बात आ रहा है। तो क्या होता है विवादक तथ्य? और विवादक तथ्य को भी हम यहां पे देखने का काम करेंगे। अब देखिए साथियों, विवादक तथ्य क्या होता है? अगर हम विवादक तथ्य की बात करते हैं तो क्या है फैक्ट इन इशू? सबसे तो पहले हमें यह भी जानना पड़ेगा कि भैया मामला क्या है, किस चीज को लेकर के हम लड़ाई कर रहे हैं। हम भी पार्टी हैं, कोर्ट में चले हैं, वो भी पार्टी है, कोर्ट में चला है, पता नहीं है किस मामले को लेकर के हम कोर्ट में आए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि विवादक तथ्य क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है। तो आइए देखते हैं कि फैक्ट इन इशू यहां पे क्या है। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व की बात करता है, वो चीज है कि नहीं है, अन अस्तित्व की बात कर रहा है। साथ ही साथ प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्व में होती है। इसको हम क्या कहते हैं साथियों? इसको हम विवादक तथ्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब देखिए विवादक तथ्य आपसे क्या कहना चाहता है। अगर हम विवादक तथ्य के कीवर्ड्स को यहां पर लेंगे तो विवादक तथ्य का हमारा जो कीवर्ड ये है, ये कहना चाहता है कि क्या अकेले कोई हम विवाद खड़ा कर सकते हैं? अगर अकेले मैं हूं तो मैं किसी से झगड़ा कर सकता हूं? अब आप ही बताइएगा, अपना इंटेलेक्चुअल लगाइए और जरूर बताइए कि क्या मैं अकेले खुद से लड़ाई कर सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पे वही बात कर रहा है, जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में हमारे पास कोई और रहेगा तब तो हम लड़ाई करेंगे, तब तो हम अपने अधिकार की बात करेंगे, तब तो हम अपने दायित्व की बात करेंगे, हम अपने लाइबिलिटीज की बात करेंगे, तब न फिर हम अपने निर्योग्यता, योग्यता, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है कि अगर ये सारी चीजें रहेंगी तभी हम वहां पे फैक्ट इन इशू साबित कर सकते हैं कि साहब ये मामला है, इसीलिए ये फैक्ट यहां पे आया है और ये फैक्ट इन इशू के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है। क्या पता कि आप जिस मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो अस्तित्व में ही ना हो, उसका कोई अस्तित्व ही धरती पे नहीं है, अनअस्तित्व है, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकृति, यहां पे लिखा था किसी भी प्रकृति का विस्तार, उत्पत्ति अश्व में होती है। तो अगर वो चीजें अस्तित्व में हैं और अस्तित्व में नहीं हैं, हम उसको भी लेकर के कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं तो ये फैक्ट इन इशू के अंतर्गत कंसीडर नहीं किए जाते हैं। इन सभी चीजों को आप यहां पर देखने का काम किए। अब जब आप इसके दृष्टांत को पढ़ेंगे तो ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आपके आने वाली हैं। अगर हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो इसके स्पष्टीकरण में कह रहा है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के जो लॉ एट दैट टाइम प्रिवेल कर रहा था, उसी लॉ की यहां पे बात की जा रही है। कह रहा है तत्समय प्रवृत्त विधि की बात कर रहा है कि एट दैट टाइम अगर कोई लॉ चल रहा था, उसी लॉ के अंतर्गत यहां पे चीजों को देखने का काम किया जाएगा। पता चले कि कोविड के टाइम कहा जा रहा था कि घर से नहीं निकलना है, मास्क लगा करके निकलना है, और आज भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप मास्क नहीं लगा करके चल रहे हैं, आपको क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। अरे क्यों अब दें? वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। तो तत्समय जो हमारा प्रवृत्त विधि था, हम उस विधि को फॉलो कर रहे थे, अब वो अस्तित्व में नहीं है, हमें फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी मास्क के लिए आप हमसे पेनल्टी नहीं चार्जेस कर सकते हैं। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये चीजें भी अब आपको यहाँ पे धूमधाम से समझ में आ गई होगी, इसके स्पष्टीकरण 1 से। और इसके स्पष्टीकरण अगर ख की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्पष्टीकरण ख आप लोगों से क्या कह रहा है? कह रहा है ख की हत्या का क अभियुक्त है,
यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जो ख की हत्या हुई है उसका जो अभियुक्त है, जो गवाह है यहाँ पे, वो कौन है? वो क भाई साहब हैं हमारे। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहा है उसके विचार में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं, जैसे यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की। जाहिर सी बात है, यह भी एक विवादक तथ्य के अंतर्गत आ सकता है कि क के ही द्वारा ख की मृत्यु कारित कर दी गई है। अब आगे देखिए साथियों, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, मैंने आप सभी लोगों से ये बात भी कह रखा था कि जो चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहे हैं, इन चीजों को मैं बाइलिंगुअल में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट मैं हिंदी में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, वही सेम एज यूजुअल कंटेंट आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके पास होना ही चाहिए, आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो साथियों हमारा नीचे टेलीग्राम ग्रुप स्क्रॉल कर रहा है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहां से ये पीडीएफ भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहा है, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 की बात कर रहा है। वहां पे भी मैंने आपको बताया था प्रियम्बल के बारे में, और वही 3 चीजों के बारे में बताया था कि एक्सपीडिएंट कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है और डिफाइन करने का काम करता है। सेम एज यूजुअल वही चीज आपको यहां पे भी इंग्लिश के भी पीडीएफ में, इंग्लिश के भी पीपीटी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे पास 3 पार्ट्स हमको देखने के लिए मिलता है। पार्ट फर्स्ट देखने के लिए मिलता है, पार्ट सेकंड हमको देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ हमें पार्ट थर्ड भी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे पार्ट फर्स्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, और पार्ट फर्स्ट में आपको प्रिलिमिनरी देखने के लिए मिल रहा है। और प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी में हमको और क्या देखने के लिए मिलता है? प्रिलिमिनरी में हमको चैप्टर भी देखने के लिए मिलता है, और चैप्टर नंबर अगर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 1 देखने के लिए मिल रहा है, सेक्शन नंबर 2 देखने के लिए मिल रहा है, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 हमको देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात कर रहा है। मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम ये है और ये है। तो ये चीजें आप सभी लोगों को समझ में यहाँ पे आ रही होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कंटेंट जो मैंने हिंदी में आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम किया, एज यूजुअल यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने कोर्ट को डिफाइन करने का काम किया, साथ ही साथ कोर्ट के पूरे इलस्ट्रेशंस को आपको देने का काम किया, साथ ही साथ रेलेवेंट को हमने देने का काम किया, इररेलेवेंट को देने का काम किया, फैक्ट इन इशू को देने का काम किया। तो इन सभी चीजों को टोटलिटी में आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम किया। एज यूजुअल आपको इंग्लिश में पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपके पास कंटेंट रहेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो साथियों ये जो पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं। अगर हम फिर एक नेक्स्ट क्लासेस कल आपके लिए शेड्यूल करेंगे, और उसमें हम क्या लाएंगे साथियों? उसमें हम इसी इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे, और पार्ट नंबर 3 में आगे के कंटेंट्स को और भी हम धूमधाम से पढ़ने का काम करेंगे। साथियों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं वीडियोस के बीच में कभी भी आप लोगों से नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं लास्ट में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा, और आप अपने एग्जामिनेशन का धूमधाम से प्रिपरेशन करिए। साथियों बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी तो आप सभी लोग अपना ख्याल रख ही रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, और एक पार्ट थर्ड के साथ, फिर एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।